औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी में एक न्यू टॉपिक के साथ। वाइट चाक एकेडमी जहाँ पे हम एक नहीं सारे सब्जेक्ट को मुख्तलिफ़ किस्म के टीचर हजरात से इंशाल्लाह उनसे लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे, आपके सामने रखेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ एजुकेशनल कंटेंट्स मिलेगा। आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से केमिकल काइनेटिक्स, और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। अहम टॉपिक इस लिहाज से है कि इस चैप्टर में हम सारे मतलब यह है कि रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा फैक्टर्स है जो किसी भी रिएक्शन को मतलब डिस्टर्ब करते हैं, या तो उसको मतलब यह है कि इन्हेंस भी कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को इन्हेंस भी कर सकते हैं, और उस परफॉर्मेंस को वो मतलब डी वैल्यू भी कर सकते हैं, उसको मतलब यह है कि ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के लिए ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अहम है, और जो स्टूडेंट्स लैब में काम करना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये अहम है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का कि फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन पे वो कौन से फैक्टर्स है जो इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये फैक्टर्स यहाँ पे कोई ऑलमोस्ट 6 फैक्टर्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मैं पहले स्टार्ट ले लेता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, तो हम उससे स्टार्ट ले लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, यहां से आपको मतलब क्लियर हुआ होगा कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है। हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक हमारे पास होते हैं आयनिक और एक हमारे पास होते हैं कोवलेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो आयनिक सब्सटेंस आप सारों को पता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, और बी हमारे पास होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड बॉन्डिंग नेचर आपको पता है कि यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वहां पे शेयरिंग होती है। इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि यहां पे चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और यहां पे कोई मतलब ये है कि बॉन्डिंग के लिए कोई ओरिएंटेशन, कोई शेप, कोई डायरेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं होती। वाइल इन अनदर केस वहां पे न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। वहां पे बॉन्डिंग के लिए मतलब यह है कि आपको पार्टिकल्स की वो काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी के साथ आपको ओरिएंटेशन का भी एक फैक्टर आएगा। ओरिएंटेशन का फैक्टर मैं आगे इंशाल्लाह आपको कोलिजन थ्योरी में समझाऊंगा। लेकिन यहां पे आपने ये सिर्फ याद रखना है कि जिस तरह हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी में हम बात करते हैं कि आयनिक डिसॉल्व इन आयनिक सब्सटेंसेस क्विकली एज कंपेयर टू द कोवेलेंट, एग्जैक्टली यहां पे ये चीज होती है। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आप लोगों को पता था कि रेट ऑफ रिएक्शन पे जब हमने बात की थी कि हमारे पास रेट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किस चीज के, कंसंट्रेशन के, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, ये डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल होता है। अब कंसंट्रेशन अहम है, और कंसंट्रेशन में फिर हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का रेट तब ऊपर जाता है जहां पे आपके पास मैक्सिमम पार्टिकल्स आपस में बॉन्डिंग करेंगे, और वो भी इफेक्टिव बॉन्डिंग, जहां पे मतलब आपके पास ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होगी और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। तो जब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा तो वहां पे आपके पास रेट आएगा। अब ओल्ड बॉन्ड्स की जो ब्रेकिंग है और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन है वो बेसिकली डिपेंड करता है नेचर पे, कि उस सब्सटेंस का नेचर क्या है। तो अगर आपके पास आयनिक सब्सटेंसेस है तो उनका रिएक्शन फास्टर होगा। अब आयनिक सब्सटेंसेस के लिए, तो आयनिक सब्सटेंसेस के लिए अगर हम कहें कि हमारे पास एक रिएक्शन पे अगर मैं आपको लिख लेता हूं कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास AgNO3 ये हमें AgCl प्लस NaNO3 ये हमें दे रहा है। अब इसका रिएक्शन फास्ट होगा, ये हमारे पास आयनिक सब्सटेंस है, इसका रिएक्शन फास्ट होगा। अब यहां पे इस तरह का वो एरो लगाए, ये एक हमारे पास फास्ट रिएक्शन है। किसके मुकाबले में, अगर हम एक रिएक्शन कोवेलेंट सब्सटेंस से लिखे, तो कोवेलेंट सब्सटेंस से हम क्या, एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड, क्या होगा हमारे पास, जो एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसका जो हमारे पास रिएक्शन आता है, ठीक है, वो हमारे पास स्लो रिएक्शन है एज कंपेयर टू द
फर्स्ट वन। तो इसका रिएक्शन हमारे पास क्या है कि हम एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल को कंबाइन करें, CH3COOH प्लस C2H5OH, इट विल गिव अस CH3COOC2H5 एंड प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, H2O, क्या आ जाएगा, H2O। अब ये स्लो रिएक्शन है, क्यों? यहां पे हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंबाइन हुआ है। क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास यहां पे हुआ है ऑर्गेनिक में। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग का ये रिएक्शन स्लो होगा और वो रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, वो फास्ट होगा। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड, अच्छा इसका मैं एक और भी एग्जांपल देता हूं। अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करें, ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करें या जो है ना वो मैग्नीशियम का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाए और किस चीज में, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम, ये एक फास्ट रिएक्शन है। क्या है ये एक फास्ट रिएक्शन है। देखिए इधर, अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं किस चीज से, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ और प्रेजेंस क्या है, हमारे पास फ्लेम है, तो ये हमारे पास फास्ट रिएक्शन होगा। क्या होगा? फास्ट रिएक्शन होगा। अब इसी तरह अगर हम, मतलब यह है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस है, एक हमारे पास आ जाता है आयनिक सब्सटेंस और एक हमारे पास आ जाता है कौन सा, कोवेलेंट सब्सटेंस। तो दोनों में आप डिफरेंशिएट क्या करेंगे, दोनों के डिफरेंशिएटिंग का फिर हमारे पास यही है कि आयनिक में हमारे पास वो रिएक्शन फास्ट होगा और कोवेलेंट में हमारे पास वो रिएक्शन स्लो होगा। अब अगर इसके, ये तो आपके लिए मतलब सिंपल हो जाएगा कि ये आयनिक है और ये कोवेलेंट है। लेट्स सपोज मैं आपको दो तरह के रिएक्शन देता हूं, ठीक है, एक में आपको देता हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक में आपसे कहता हूं कि हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। एक में आपसे कहता हूं कि देयर आर टू रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वर्सेस रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा, न्यूट्रलाइजेशन और रिडॉक्स रिएक्शन में। तो न्यूट्रलाइजेशन और रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास जो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, दैट विल बी द फास्ट वन, दैट विल बी द फास्ट वन, ठीक है, एज कंपेयर टू द रिडॉक्स। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो वो कंपैरेटिवली हमारे पास स्लो रिएक्शन होता है, बल्कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास फास्ट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन हम किस से करवा रहे हैं, हमारे पास HCl है और हम इसका कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से, NaOH से, तो ये हमें NaCl and प्लस H2O दे रहा है, ठीक है, सही लिखा, NaCl प्लस यस H2O, ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये फास्ट रिएक्शन है एज कंपेयर टू द विच वन, यस, एज कंपेयर टू द रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए गाइस, मैंने आपको मतलब यह है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि आपके पास कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बन रहा है और कितने टाइम में बन रहा है, ये बेसिकली आपका रेट हो गया। अब उसके लिए जरूरी है कि अगर आपके पास मतलब यह है कि रिएक्टिंग जो स्पीशीज है वो क्विकली एक दूसरे के साथ मतलब बॉन्डिंग करते हैं, जो ओल्ड बॉन्ड्स है उनकी ब्रेकिंग इजी हो जाती है और न्यू बॉन्ड्स की जो फॉर्मेशन है वो भी इजी है और फास्ट है, ठीक है। अगर ओल्ड बॉन्ड हमारे पास क्विकली उनकी ब्रेकिंग हो जाती है तो न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन अगर हमारी ज्यादातर एनर्जी ओल्ड बॉन्ड पे चली जाती है, टाइम कंज्यूम भी हो जाता है, तो फिर न्यू बॉन्ड्स का डेफिनेटली एक इशू आता है। लिहाजा दो तरह के सब्सटेंस को अगर हम ले लें, एक हम आयनिक को ले लें और एक हम जो है ना वो कोवेलेंट ले लें, तो आयनिक और कोवेलेंट में हमारे पास जो फास्ट मतलब यह है कि रिएक्शंस होंगे वो आयनिक सब्सटेंस के होंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोई ओरिएंटेशन, कोई साइज, शेप वगैरह ये चीजें मैटर नहीं करती। वाइल इन अदर केस कोवेलेंट में हमारे पास फिर वो चीजें मैटर करती है, वहां पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ आपको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा फिर हमने रिडॉक्स और इस दोनों रिएक्शंस का बताया मैंने आपको कि अगर आपको दिया जाता है, लेट्स सपोज आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन और रिडॉक्स में हमारे पास कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, डेफिनेटली हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये फास्ट होता है। तो इट वाज ऑल अबाउट द फैक्टर नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फैक्टर नंबर 2। तो हमने फैक्टर नंबर 1 में नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, अब फैक्टर नंबर 2 में हमारा आ जाता है किस चीज, कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन का आपको ये बड़ा सिंपल मेरे ख्याल में आपके लिए होना चाहिए, सिंपल इन दैट सेंस होना चाहिए कि सबको पता है कि हमारे पास जो रेट होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? कॉन्सेंट्रेशन के। और कॉन्सेंट्रेशन भी किस चीज का? कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास जो रिएक्टेंट सब्सटेंस होते हैं उसका। इट मीन कि इस प्रोपोर्शनलिटी को देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में मैं आपको एक एग्जांपल मेरे जहन में आया है, तो चलो मैं आपको दे देता हूं। आपके पास 3 स्टिक्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास मोमबत्ती है, ठीक है। ये सेकंड हमारे पास वुड है एंड द थर्ड वन एक स्लिम और थिन आयरन रॉड है। अब मैं आपसे कहूं कि आप तीनों को तोड़े तो ये आप इजीली इसको तोड़ सकते हैं। इसके मुकाबले में इसको, ये जो वुड का है, इसको आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और फिर इन दोनों के मुकाबले में ये जो आयरन रॉड है, ऑल्दो कि ये स्लिम है, लेकिन इट विल टेक सम एनर्जी एंड सम टाइम। क्यों? क्योंकि ये नेचर है, इसका नेचर ये सिंपल है, इसको तोड़ना इजी है, ठीक है। इसका थोड़ा सा टफ है, इसके मुकाबले में इसकी मतलब बाइंडिंग फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा है, बॉन्ड इसके स्ट्रांग है, और ये इन दोनों के मुकाबले में हैविंग द स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड। यही नेचर ऑफ रिएक्टेंट का बेसिकली होता है कि आपके पास किस नेचर के रिएक्टेंट है, ठीक है, कि जिसकी ब्रेकिंग और फॉर्मेशन का। तो इट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट फैक्टर, वी आर डिस्कसिंग द सेकंड वन। तो यहां पे कंसंट्रेशन का मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो चक्की होती है कि जिसमें पहले वो आटा मतलब यह है कि बनाया जाता था और ये गंदम का उसमें मतलब डाल के वो आटा बनाते थे, या जो यहाँ पे अभी व्हीट की मशीन है, ठीक है, वहां पे आप देखिए जितना आप कंटेंट ज्यादा डालेंगे वहां पे आपके पास फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। या जो मस्टर्ड ऑयल का एक्सट्रैक्शन है, सरसों का तेल जो निकाला जाता है, ऊपर से आप जितना जो है ना वो उसमें वो मस्टर्ड ज्यादा डालेंगे उतने ही आपके पास ऑयल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी। इट मीन कि जितना आप कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे उतना आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा होगा, आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करोगे इतने ही कम टाइम में आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। जितना कंसंट्रेशन आपके पास नीचे आएगा, आपने अगर एक चीज देखा होगा तो हम कहते हैं कि रेट हमारे पास टाइम के साथ इसकी प्रोपोर्शनलिटी है। देखिए स्टार्ट में आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये मतलब तेज होता है, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जो कंसंट्रेशन में डिक्रीज आता है तो आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन वो नीचे आता है। क्योंकि कंटेंट्स आपके पास, जो कंटेंट्स में कह रहा हूं कि इंग्रेडिएंट्स, आप इसको समझिए, इंग्रेडिएंट्स आपके पास जितना कम होते जाएंगे उतना ही आपके पास फिर प्रोडक्ट उसकी जो फॉर्मेशन है वो स्लो हो जाएगी। अब लेट सपोज हमारे पास गैसियस हमारे पास है कि if we have gaseous substance, फिर हम क्या करेंगे? अब अगर आपके पास स्पीशीज गैसियस फॉर्म में है तो गैसियस फॉर्म में आपने क्या करना है, गैसियस फॉर्म में आपने ये करना है कि लेट सपोज मैं आपको रिएक्शन देता हूं कि नाइट्रिक एसिड का 2H2 इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे, देखें 2NO प्लस H2, ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। अब ये दोनों हमें क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं कि 2H2O और साथ में हमें क्या देंगे, प्लस N2, ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है। अब इन दिस केस अब देखें कि इस रिएक्शन में आप जो, आपको पता है कि गैसियस सब्सटेंसेस जितना आप उसको मतलब यह है कि स्पेस देंगे उतनी ही जगह वो ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। अब यहां पे तो आपके पास जितना वो मतलब ये कि पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे उतना ही हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होगा, क्योंकि आपके पास पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस आ गया है। तो अब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब नहीं है और एक दूसरे से दूर है, तो बॉन्डिंग जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है वो स्लो हो जाएगा, डेफिनेटली वो इफेक्टेड होगा। तो फिर क्या करेंगे, इन दिस केस यू हैव टू अप्लाई द प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर। क्या होगा, आप अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज प्रेशर विल इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन केस आप गैसियस सब्सटेंस अगर आपके पास है तो फिर आपने क्या करना है, वो आपने वहां पे प्रेशर को इंक्रीज करना है। अब ये प्रेशर का इंक्रीज क्या करता है, सो इंक्रीजिंग प्रेशर व्हाट डू यू थिंक क्या करेगा, इंक्रीजिंग प्रेशर विल increase
इफेक्टिव कोलिजन। अब ये बात आपने याद रखनी है। लेट सपोज हमारे पास ये एक बॉक्स है, इसमें ये पार्टिकल इतने दूर है। अब आप इनका रिएक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक अच्छा खासा डिस्टेंस मौजूद है। हमने क्या करना है, अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज तब होगा जब इनके दरमियान ये मतलब ये है कि स्पेस कम हो जाएगा और ये क्विकली एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब प्रेशर अप्लाई करने से ये पार्टिकल इस तरह करीब आए। अब देखें, इन दिस केस इनके दरमियान जो स्पेस कम आ गया है और पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ गए हैं, इट मीन यहां पे आपके पास रिएक्शन तेज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो ये बेसिकली हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किस सेंस में इंक्रीज होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इन गैसियस सब्सटेंस, आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि पार्टिकल एक दूसरे के करीब आए, उनके दरमियान इफेक्टिव कोलिजन हो और वही इफेक्टिव कोलिजन पर आपको बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको साफ कर लेता हूं। अच्छा, इसी फैक्टर में हम थोड़ा सा मतलब यह है कि अब आगे चलते हैं। आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारे पास, जिस तरह मैंने आप लोगों से बात की थी कि हमारे पास बेसिकली जो ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस किया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पे हम एक रिएक्शन को ले लेते हैं और उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन से हम बेसिकली, या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से हम बेसिकली किस तरह मतलब निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि कभी भी आपने कोएफिशिएंट पे नहीं जाना कि लेट्स सपोज मेरे पास ये कोएफिशिएंट है और यही कोएफिशिएंट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए नहीं। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि किस तरह ये इफेक्ट करता है। हम एक रिएक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। अब वो कौन सा रिएक्शन है, तो रिएक्शन हमारे पास बेसिकली है कि हम 2NO प्लस H2, ठीक है। अब ये हमें क्या बना के देगा, तो देखें अब, अच्छा 2H2 कर लें, ठीक है। तो ये हमें देगा 2H2O, सारे गैसियस फॉर्म में है। अब आपने इसको गौर से देखना है। देखें, हम इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किस तरह करते हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम मालूम करना चाह रहे हैं किस चीज का, बिटवीन NO एंड H2, बिटवीन NO एंड H2, और किस चीज पे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास आ गया है टेम्परेचर। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ये हमारे पास लेट्स सपोज यहां पे मतलब यह है कि 3 स्टेप्स में हम इसको देख लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO, और ये किस चीज में है, मोल पर DM³। यहां पे हमारे पास आ जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये भी हमारे पास मोल पर DM³ में है। और थर्ड हमारे पास क्या होगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ, ये इनिशियल रेट आ गया, और ये कहा किस चीज में है हमारे पास, ये हमारे पास है हाँ ATM, क्योंकि हमने गैसियस सब्सटेंस लिया है, और पर मिनट ये इसमें है। ठीक है, अब ये इसका हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह होगा, इसका हम ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल मालूम करेंगे। अब देखिए, स्टार्ट में हमने इसका कंसंट्रेशन क्या किया है, इसको हमने कांस्टेंट रखा है। देखिए 0.006 मोल पर DM³, और इसका 0.001 ये हमने कर दिया। अब क्या हो गया, इसका जो रेट आ रहा है 0.025, इसको हमने कांस्टेंट रखा और इसको हमने चेंज कर दिया।
1 से 2 पे आ गए। अब इसका जो रेट है वो 0.050 डबल हो गया, ये डबल हो गया तो वो भी साथ में डबल हो गया। अब थर्ड पॉइंट में ये हमारा हो गया है लेट्स सपोज 1, ये 2 सैंपल। थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, थर्ड में बेसिकली हम उसको कांस्टेंट रख रहे हैं H2 को और इसको चेंज करेंगे, ठीक है। उसको हमने रख लिया कि 0.009 और यहां पे हम अब वैल्यू चेंज करेंगे तो ये 0.001। हमारे पास रेट क्या आ रहा है, हमारे पास रेट आ रहा है 0.0063। अब हमने 0.002 और ये हमने कांस्टेंट रखा। अब हमारे पास क्या हो गया 0.25। अब देखें इसको अगर हम डबल कर रहे हैं तो वो हमारे पास 4 टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको अब हम इस तरह लिख लेते हैं कि जो हमारे पास रेट होता है तो ये H2 का भी और रेट हमारे पास NO का भी। कंसंट्रेशन से ही हम अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो फैक्टर है ये बहुत ज्यादा अहम है। अब देखें हमने कहा है कि इसको अगर आप डबल कर लेते हैं कंसंट्रेशन तो वो डबल हो जाता है, इट मीन कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। यहां पे हम अगर कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो वो 4 टाइम चेंज आ रहा है, इट मीन कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। दोनों को आप कंबाइन करें तो रेट H2NO तो NO2 हो जाएगा। अब ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास कौन सा है, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास थर्ड ऑर्डर है। कौन सा है, थर्ड ऑर्डर है। क्यों, विद रिस्पेक्ट टू H2 ये फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू NO ये सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि वहां पे सिंगल चेंज से वो डबल होता है, डबल चेंज से वो 4 टाइम, ठीक है। और अगर आप इसको मतलब ट्रिपल करें तो ये 9 टाइम चेंज हो जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास जो हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ये इसलिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि आप जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, हम उस अपनी कंसंट्रेशन वाली बात पे आ रहे हैं। ये तो बड़ा सिंपल है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ये वाला पॉइंट इसमें अहम है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कंसंट्रेशन से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे ये कंसंट्रेशन को चेंज करने से तो वहां पे आपके पास चेंज क्या आ रहा है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का अगर मैं आपको मैकेनिज्म लिखवाऊं कि प्रपोज मैकेनिज्म इसका क्या है, प्रपोज मैकेनिज्म, क्योंकि ये बात मैंने आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कही थी कि आपके पास हमेशा जब भी होगा क्या नाम है इसका रिएक्शन, तो अगर एक से ज्यादा स्टेप्स है तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेगा। अब इसका अगर मैं आपको मैकेनिज्म लिखवाऊं तो ये है 2NO प्लस H2, ये दोनों पहले स्टेप में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं N2 एंड H2O2। ये आपके पास स्लो स्टेप है। क्या है, ये आपके पास स्लो स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा H2O2। अब ये कंबाइन हो रहा है किस चीज के साथ, H2 के साथ, तो ये हमें क्या बना के दे रहा है 2H2O और ये फास्ट होगा। ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करता है। तो यहां पे आप देखें विद रिस्पेक्ट टू दिस वन ये सेकंड ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू दिस वन ये फर्स्ट ऑर्डर है। ओवरऑल आपका पास ओवरऑल जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। यहां पे जर्नल एग्जांपल भी आप दे सकते हैं कि अगर आपको मैंने एक पीस ऑफ वुड दिया, ठीक है, पीस ऑफ वुड दिया, आप इसको बर्न करते हैं किस चीज में, 100% ऑक्सीजन में, तो क्विकली आग पकड़ेगा, डेफिनेटली क्विकली आग पकड़ेगा। अगर इसी को आप एयर में, ऑर्डिनरी एयर में बर्न करते हैं जहां पे आपके पास ओनली 21% ऑक्सीजन है, अभी स्लो आग पकड़ेगा। क्यों, जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका जो बर्निंग है वो क्विकली होगा। यहां पे ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है, लिहाजा यहां पे बर्निंग इट विल टेक सम टाइम। यही डिफरेंस है कि जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम मूव कर रहे हैं थर्ड फैक्टर की तरफ। ओके, सो नाउ द थर्ड फैक्टर दैट इज पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द
third factor, that is particle size or surface area. मोस्टली ये जो हमारे पास हेट्रोजीनियस रिएक्शन होते हैं, मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास सारे जो आपके पास रिएक्टेंट स्पीशीज और प्रोडक्ट है, तो जरूरी नहीं कि वो एक फेज में, वो डिफरेंट फेज में होते, कुछ आपके पास गैसियस फॉर्म में होंगे, कुछ आपके पास एक्वस फॉर्म में होंगे. तो पार्टिकल साइज या सरफेस एरिया, इसको मैं आपको मतलब एक जनरल एग्जांपल दे दूं, ठीक है, कि लेट्स सपोज हम खाना खाते हैं, ठीक है, एक रोटी हमारे सामने पड़ी हुई है और हमें कहा जा रहा है कि मतलब इसको आप खा ले, लेकिन इसको ब्रेक किए बगैर आपने इसको पीसेस में डिवाइड नहीं करना और इसको आपने इस तरह खाना है. तो आप एक बाइट उससे ले सकते हैं और एक साइड से आप बाइट लेंगे, या चलो आप सारे साइड्स पे बाइट्स मिला लें. तो अगर एक रोटी के सारे साइड्स पे लोग बाइट्स लगा ले तो मेरे ख्याल में कोई 10 बाइट्स बनते हैं. लेकिन अगर उसी रोटी को आप पीसेस में कन्वर्ट करें, आप 4 पीस में कन्वर्ट करें, मोर देन 8 पीस में कन्वर्ट करें, 12 पीसेस में कन्वर्ट करें और फिर आप उसको देख ले, तो अब किस चीज मतलब रिएक्शन कहां पे पास्ट होगा, खाने का जो प्रोसेस है वो तेज कहां पे होगा, जब आप इसको पीसेस में डिवाइड करते हैं. अब अगर आप मतलब ये है कि उसको डिवाइड के बगैर उसको खाते हैं तो उसको खाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप एक बाइट खाते हैं तो दूसरे के लिए फिर आपके लिए जगह बनाना ये मुश्किल हो जाता है. इसी तरह ये सरफेस एरिया होता है. सरफेस एरिया का बिल्कुल अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास मैग्नीशियम 2 कंडीशन में है. एक हमारे पास है मैग्नीशियम, अगर हम मैग्नीशियम को ले लें, एक हमारे पास है मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म में, ठीक है, और एक हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन फॉर्म में, ठीक है. अब इन दोनों कंडीशंस में अगर हम देखें कि पाउडर फॉर्म में और रिबन फॉर्म में, दोनों कंडीशन में इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किस चीज के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ. व्हाट डू यू थिंक, किस प्रोसेस में, किस कंडीशन में मैग्नीशियम का रिएक्शन फास्ट होगा? डेफिनेटली इस कंडीशन में फास्ट होगा, क्योंकि पाउडर फॉर्म में यहां पे आपके पास जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम नंबर आप पार्टिकल्स कोलिजन कर सकते हैं, क्योंकि जब ये ब्रेक हो जाते हैं आपके पास और पार्टिकल फ्री हो जाते हैं तो मैक्सिमम आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स वो इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं. एज कंपेयर टू रिबन फॉर्म में आप एक रॉड की फॉर्म ले ले तो वहां पे आपके पास वो सरफेस एरिया डिक्रीज है, वहां पे आपके पास इतने रिएक्टेंट स्पीशीज नहीं होंगे, क्योंकि आउटर पार्टिकल्स तो रिएक्शन कर सकते हैं लेकिन जो इनर पार्टिकल है वो रिएक्शन नहीं कर सकते. इसी का मैं आपको अगर मतलब यह है कि एग्जांपल दे दूं, इसी मैग्नीशियम को अगर हम ले लें 2 कंडीशन में, अब यही मैग्नीशियम हमारे पास ये एक लंप फॉर्म में है, हम कहते हैं कि रिबन फॉर्म में है, ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीशियम है. अब इसी मैग्नीशियम के साथ ये जो H2 के आयन है सल्फ्यूरिक एसिड के, ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है ऑल अराउंड, और यहां पे हमने ले लिया है, ठीक है, मतलब ये पाउडर फॉर्म में है, ये और ये. अब देखिए यहां पे जो रिएक्शन है H2 आयन का, यहां पे जो रिएक्शन है H2 आयन का, यहां पे जो रिएक्शन है H2 आयन का कि वो अपने लिए जगह बनाए और इंटरेक्शन करे. अब देखिए किस कंडीशन में, डेफिनेटली आपके पास पाउडर फॉर्म में ज्यादा स्पेस आ जाता है एज कंपेयर टू किस चीज में, लम्प्स फॉर्म में. तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का मतलब यह है कि आप इसको पीसेस में, मतलब यह है कि डिवाइड करें. जब आप पीसेस में डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली इट विल एनहांस योर रेट ऑफ द रिएक्शन. सो स्मॉलर साइज ग्रेटर सरफेस एरिया, ठीक है. अब स्मॉलर साइज और ग्रेटर सरफेस एरिया क्या है, इट मीन यू हैव अ ग्रेटर एक्सपोजर टू द आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है. सो यहां पे आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि स्मॉलर एरिया, सॉरी स्मॉलर साइज, क्या स्मॉलर साइज तो ग्रेटर सरफेस एरिया. साइज अगर आपके पास स्मॉलर है तो सरफेस एरिया आपके पास ग्रेटर है, तो इट मीन के एक्सपोजर टू द आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है, डेफिनेटली ग्रेटर है. लिहाजा यहां पे ये बात साबित हो जाती है कि अगर आपके पास कि कोई भी चीज उसका जो पार्टिकल साइज है वो स्मॉलर है तो वहां पे आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज होगा. हम एल्यूमिनियम फॉयल को ले लेते हैं. अब एल्यूमिनियम फॉयल का जो रिएक्शन होगा, अगर इसको आप वार्म करते हैं तो इसका रिएक्शन एक मॉडरेट रिएक्शन होता है, लेकिन अगर इसी को आप क्या करते हैं,
इसी को आप कोल्ड NaOH के साथ इसका पाउडर की फॉर्म में रिएक्शन करवाते हैं तो ये बहुत तेज रिएक्शन होता है। मैं इसका आपको मतलब लिखवा भी देता हूं, ठीक है, कि हमारे पास ये एल्यूमिनियम, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किस चीज के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, N+6। ये हमारे पास यहां पे आएंगे वाटर मॉलिक्यूल 6H2O, ठीक है। अब ये इसका जो रिएक्शन है कि 2Na और ये हमारे पास OH4 और प्लस क्या होगा हमारे पास 3H2 लिबरेट होगा। अब इसी का रिएक्शन, तो अगर हम इसको पाउडर की फॉर्म में एल्यूमिनियम कन्वर्ट करें तो इसका रिएक्शन इसके साथ बिल्कुल एक्सप्लोजिव होगा और फास्ट रिएक्शन होगा। और अगर ये हमारे पास लम्स की फॉर्म में आ जाए तो इसका रिएक्शन स्लो होगा। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ले लें, अब कैल्शियम कार्बोनेट का लम्स की फॉर्म में रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर की फॉर्म में रिएक्शन क्या होगा, वो फास्ट होगा। तो इट मीन कि जितना आप सरफेस एरिया को मतलब यह है कि इनहेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उतना ही आपके पास क्या होगा, उतना ही आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज हो जाएगा। सो लिहाजा we come to the conclusion that the smaller size having greater surface area, having greater interaction with the ions atoms in the molecule, and the rate of reaction will be maximum because the number of reactant species are increasing, because you have increased that by increasing the surface area, and you have done increasing surface area by decreasing the size of the molecule by reducing it to the small pieces. So divide in pieces and increase the surface area, so it will definitely increase your rate of the reaction. So now we are moving towards the fourth topic, and that is our light. Okay, light, how light is responsible for affecting rate of reaction. So the fourth one is light. हमारे पास जितने भी रिएक्शन होते हैं, all those reaction influenced by the light are called a photochemical reaction. Reaction influenced by light are called photochemical reaction. ये तो आपको पहले पता होना चाहिए कि photochemical reactions क्या है, ठीक है। तो वो सारे reactions जिसको light हमारे पास इन्फ्लुएंस करता है उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब लाइट का क्या है, लाइट में एक्चुअली लाइट हैविंग फोटोन, लाइट में क्या होता है, इसमें होते हैं फोटोन और फोटोन में होती है एनर्जी। तो अगर आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन आपस में रिएक्ट करते हैं तो समटाइम इट एक्चुअली डिक्रीज द टाइम फॉर द रिएक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों लाइट की वजह से हमारे पास रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें फोटोन होते हैं। फोटोन जो है ना वो एनर्जी के पैकेट्स है। तो अगर आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन आपस में कोलाइड करते हैं, जो पार्टिकल्स के होते हैं, ठीक है, उसके साथ कोलाइड करते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब देखें, अगर हम CH4 और Cl2 को कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है, CH4 प्लस Cl2, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा इसको लिए क्या जरूरत होगी, इसके कॉम्बिनेशन के लिए लाइट की जरूरत होती है। ये लाइट के बगैर कॉम्बिनेशन इसका स्लो होता है या ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। अब ये आपके पास एक मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और यू कैन से कि हमारे पास अगर हम करें फोटोसिंथेसिस, देखें इन फोटोसिंथेसिस जो कि एक अहम प्रोसेस है, ठीक है, इसके लिए लाइट प्ले वाइटल रोल, लाइट प्ले वाइटल रोल, ठीक है, बिल्कुल इस तरह का के वो कहते हैं ना जिस तरह के लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं उस तरह का ये रोल प्ले करता है। अब मैं आपको एक अहम एग्जांपल देता हूं। हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं H2 और Cl2 का, H2NCl2 का। इसको आप गौर से सुनिए, यही एग्जांपल आपके इस टॉपिक के लिए बहुत अहम है और आपको जनरल बुक्स में मिलेगा भी नहीं, कि H2 प्लस Cl2 का रिएक्शन हम करवाना चाहते हैं ऑर्डिनरी प्रेशर पे। किस चीज पे, ऑर्डिनरी प्रेशर पे। अब इसका रिएक्शन हमारे पास फ्री कंडीशन है। सबसे पहले इसको हमने डार्कनेस में किया। क्या किया, सबसे पहले पार्ट ए में हमने डार्कनेस लिया, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, मॉडरेट होगा। क्या होगा, मॉडरेट होगा। पार्ट बी में हमने लिया है डे लाइट,
तो डे लाइट में ये क्या होगा, ये स्लो होगा। यहां पे मॉडरेट के साथ आप कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल विल बी अ मोर सुटेबल वर्ड। डे लाइट में ये हमारे पास स्लो होगा। और थर्ड केस में हमने लिया है सनलाइट। क्या लिया है, सनलाइट। और सनलाइट में ये एक्सप्लोजिव होगा, मतलब यह है कि फास्ट होगा। एक ही रिएक्शन ऑर्डिनरी प्रेशर पे हम करवाना चाहते हैं 3 कंडीशंस पे। एक में हमारे पास ये नेग्लिजिबल है, दूसरे में हमारे पास ये क्या है, ये स्लो है, और थर्ड में ये हमारे पास एक्सप्लोजिव है। फोटोग्राफी आप कह सकते हैं कि फोटोग्राफी हमारे पास एक अहम एग्जांपल है कि फोटोग्राफी ये बेस्ट एग्जांपल है लाइट के साथ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो केमिकल्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं। आप कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन, आप H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी आप मतलब ये है कि इसमें डाल सकते हैं कि ये भी लाइट के साथ ये रिएक्शन बड़ा अहम होता है, ठीक है। अब यहां पे आपने ये बात याद रखनी है कि होता क्यों है, वाई, रीजन क्या है लाइट के साथ इसका। एक तो मैंने आपको बता दिया है कि वहां पे फोटॉन होते हैं, लेकिन फोटॉन करते क्या है, यहां पे जब लाइट पड़ती है तो आपके पास अपॉन लाइटिंग द molecules of reactant get activated। आगे आपको खुद समझ आ गया होगा कि जब लाइट पड़ती है तो ये पार्टिकल हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं। क्यों एक्टिवेटेड होते हैं, एब्जॉर्ब बाय एब्जॉर्बिंग लाइट, और इसी तरह से ये रिएक्ट एंड दे रिएक्ट रैपिडली, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं कि एंड रिएक्ट रैपिडली, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट, ये तो एग्जांपल आप दे दें कि लाइट की वजह से तेज क्यों होता है, तो आपने कह देना कि देखिए एक तो उसमें होते हैं फोटॉन, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड हमारे पास उसमें होती है एनर्जी, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी लाइट इन मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है तो ये जो रिएक्टेंट स्पीशीज के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं जिसके लिए लाइट इंपॉर्टेंट होती है, तो वहां पे वो मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो जाते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी तो किसकी वजह से एक्टिवेटेड हो जाते हैं, फोटॉन में वहां पे एनर्जी है, तो वो जब काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाती है तो वहां पे जो रिएक्टेंट स्पीशीज है वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। जितने नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे उतना ही आपके पास रिएक्शन इनहेंस हो जाएगा। और यही हम कहते हैं कि अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज हो जाता है, डेफिनेटली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट, ठीक है। तो ये हमारे मतलब हो गए हैं क्या, 4 फैक्टर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 5th फैक्टर के साथ मैं फिर दोबारा आता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले लें। ओके, तो हमारा जो 5th टॉपिक है, 5th फैक्टर है, दैट इज टेम्परेचर। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि 5th हमारा टेम्परेचर। अब आपने इसको मतलब ये कि गौर से देखना है, इसमें मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूं जो आपके MCQs के लिए या NMDK, ईटा या जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि जितने भी रिएक्शन होते हैं दे आर इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, आर केमिकल रिएक्शन आर इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। दैट इज मतलब क्रिस्टल क्लियर कि हम किसी भी रिएक्शन को अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसके रेट के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन ओनली टेम्परेचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों, इसका जवाब मैं आगे आपको देता हूं। पहले आपको पता है कि अगर हम किसी रिएक्शन को लेट्स सपोज 10% हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सपोज हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या करेगा, अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट से आती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो कितनी इंक्रीज हो जाती है, 4%। कितनी, 4%। ये आपको पता होना चाहिए कि 10% टेम्परेचर को जनरली इंक्रीज करने से हमारे पास 4% काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आता है। अब यही 4% क्या करता है, यही 4% हमारे पास
रिएक्शन रेट को डबल कर लेती है। क्या कर लेती है? रिएक्शन रेट को ये हमारे पास डबल कर लेती है। तो जब डबल हो जाता है तो कितना चेंज आया इसमें? मतलब यह है कि 200% ये इंक्रीज आया किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में। अब आप देखिए, अगर इस तरह के मतलब रिएक्शन होने लगे इतनी मतलब यह है कि हाईली परफॉर्मेंस के साथ, तो ये तो बहुत तेज रिएक्शन हमारे पास होंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि टेम्परेचर इज नॉट द सोलो फैक्टर दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके साथ एक और फैक्टर भी है, ठीक है। और वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर हमारे पास ये है कि जो बेसिकली हम क्यों कहते हैं कि टेम्परेचर सिर्फ ये फैक्टर नहीं है। टेम्परेचर इसलिए नहीं है कि टेम्परेचर हम कहते हैं कि ये कोलेजन को इंक्रीज करता है। क्या करता है? कोलेजन को। ये अब देखें, टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीजेस कोलेजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मेरा कहने का मतलब यह था कि कोलेजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओनली फैक्टर नहीं है किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए, इसके साथ एक और भी फैक्टर शामिल होता है, ठीक है। टेम्परेचर से मतलब यह है कि मैं कोलेजन की बात कर रहा था, तो आप इस बात को थोड़ा सा यहां पे लेके आए, ठीक है, कि टेम्परेचर नहीं है, इट मीन के कोलेजन ओनली सोर्स नहीं है किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए। लेट सपोज मेरे पास 1 ml गैस है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में हमारे पास 1 ml गैस है। क्या है? 1 ml गैस है। अब यहां पे 1 ml गैस का मतलब यह है कि नंबर ऑफ कोलेजन ऑफ मॉलिक्यूल पर सेकंड कितने होंगे? सो नंबर ऑफ कोलेजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड कितने होंगे? ये हमारे पास होंगे 10 raised the power 27। कितने होंगे? 10 raised the power 27 एट ऑर्डिनरी प्रेशर। अब हर एक मॉलिक्यूल, ये अगर हम 1 ml गैस की बात करें तो वहां पे कोलेजन इतने होंगे, तो फिर एक मॉलिक्यूल का कितना होगा? एक मॉलिक्यूल कितने कोलेजन के अंदर जाएगा 1 सेकंड में? सो द नंबर ऑफ कोलेजन अंडरगो पर मॉलिक्यूल पर सेकंड कितना होगा? ये होगा 10 raised the power 9, 10 raised the power 9, ऑलमोस्ट 1 बिलियन। कितना? ऑलमोस्ट 1 बिलियन। इट मीन कि एक मॉलिक्यूल 1 सेकंड में 10 raised the power 9 टाइम कोलेजन करेगा। अब अगर एक मॉलिक्यूल 1 सेकंड में 10 raised the power 9 टाइम कोलेजन करेगा, तो इट मीन के द रिएक्शन मस्ट बी एक्सप्लोसिव। The reaction must be explosive। ये तो बहुत फास्ट रिएक्शन होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल 1 बिलियन टाइम ये जा रहा है कोलेजन का, और वो भी सिर्फ 1 सेकंड में, ठीक है। तो फिर तो ये, लेकिन गैसेस के रिएक्शन जर्नली स्लो होते हैं, ठीक है, गैसेस के रिएक्शन जर्नली स्लो होते हैं। अब वो कौन सा फैक्टर है कि जिसकी वजह से गैसेस के रिएक्शन जर्नली स्लो होते हैं? तो सिर्फ कोलेजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ कोलेजन आपके पास रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि प्रॉपर इफेक्टिव ओरिएंटेशन भी जरूरी है। इफेक्टिव ओरिएंटेशन भी जरूरी है कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं तो वो बॉन्डिंग तब करेंगे जब उसका जो ओरिएंटेशन होगा वो प्रॉपर होगा। ये मैं आपको कोलिजन थ्योरी में इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा। यहां पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होता है, लेकिन वहां पे सिर्फ कोलिजन की वजह से ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता, लेकिन वहां पे साथ में हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। अदरवाइज एक मॉलिक्यूल 1 सेकंड में 10⁻⁹ 1 बिलियन टाइम ये कोलिजन करता है, तो फिर तो ये बड़ा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होना चाहिए था गैसेस का, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये करता तो है इतना कोलिजन, लेकिन ये सारे कोलिजन जो है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन को उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तभी यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो यहां पे मैंने आपको जनरल थोड़ी सी बात बता दी। अब टेम्परेचर
इंक्रीज कैसे करता है रेट ऑफ रिएक्शन को? टेम्परेचर दो काम करता है। नंबर वन, टेम्परेचर हमारे पास क्या करता है? इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी। ये टेम्परेचर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास यहां पे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहां पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के लिए जरूरी है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इंक्रीज होगा। डेफिनेटली जितने आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, कोलिजन इंक्रीज होंगे। जितने नंबर ऑफ कोलिजन आपके पास ज्यादा हो जाएंगे तो उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे इफेक्टिव कोलिजन के, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे इफेक्टिव कोलिजन के। वो हम कहते हैं ना कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप मूव करेंगे तो कुछ होगा, आप मूव ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसी तरह टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होते हैं बाय इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे, फिर वहां पे चांसेस आपके पास है, लेट्स सपोज 10 कोलिजन हो रहे हैं, उसमें 1 इफेक्टिव कोलिजन होती है प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, अब 20 कोलिजन होते हैं तो चांसेस है कि 2 इफेक्टिव कोलिजन हो, 3 इफेक्टिव कोलिजन हो। तो डेफिनेटली इफेक्टिव कोलिजन की वजह से आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर एक तो ये काम करता है कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। दूसरा काम ये क्या करता है? दूसरा काम ये, एक तो फैक्टर 1 हो गया। सेकंड फैक्टर ये है कि क्रॉसेस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। एक्टिवेशन एनर्जी मैं आगे आपको समझाऊंगा। यहां पे आपको मैं सिर्फ ये बताता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, देखिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। ये मैग्नेट है, ये एक आयरन रॉड है, ये हम इसके करीब लेके आते हैं, हम कहते हैं कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, आयरन रॉड को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक सर्कल में आगे ये अट्रैक्शन होगा। एक सर्कल में अगर आप इसको यहां पे पकड़ते हैं और इसका मतलब अट्रैक्शन पावर यहां तक नहीं है, इस एरिया तक, लेकिन आप इसको और भी फर्दर लेके आ रहे हैं, जिस एरिया तक, जिस बाउंड्री वॉल तक इसका अट्रैक्शन मौजूद है, अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो ये उस आयरन रॉड को ग्रैब कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अगर आप उससे थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं होगा। देखिए बॉल गई है बाउंड्री तक, आपका पांव बाउंड्री और बॉल के दरमियान आया, वो चौका नहीं है। अगर आपका पांव मतलब यह है कि दरमियान में ना हो और वो टच किया, अब मिलीमीटर का फासला होता है, मिलीमीटर से वो 4 भी हो सकता है, 4 भी नहीं भी हो सकता। इसी तरह किसी भी दो पार्टिकल्स का जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो उनके लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है ताकि उनके दरमियान बॉन्डिंग कर सके। एक मतलब यह है कि जो पुशिंग फोर्स है, जो पुशिंग फोर्स है, हम कहते हैं ना कि इसको पुश की जरूरत है, वो जो पुशिंग फोर्स है वो चाहिए। तो हम कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली द एनर्जी विच इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन, विच इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी होती है। वो कहते हैं एक चिंगारी की जरूरत होती है, तो ये बेसिकली वो एक चिंगारी है। ठीक है, तो एक टेम्परेचर का ये रोल होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर लेता है। किस तरह क्रॉस कर लेता है? इस तरह क्रॉस कर लेता है कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये मतलब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह है? तो एक्टिवेशन एनर्जी इस तरह है कि यहां पे हम लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 0 to 100, यहां पे हम कहते हैं कि हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी है। अब दो तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक को हमने दिया है टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारे पास कितना है? ये है। ठीक है, ये हमारे पास यहां पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। टेम्परेचर को क्या किया? हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है कि ये आपके पास अब ये जो एरिया है, ये मतलब ये है कि प्रोडक्ट है। क्या है? यहां पे प्रोडक्ट बनना है। ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी है, हम इसको EA से डिनोट करते हैं। अब देखिए वहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल गए हैं प्रोडक्ट की तरफ, यहां पे कम मॉलिक्यूल आए हैं प्रोडक्ट की तरफ। यहां पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहां पे टेम्परेचर हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास
जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है, या अगर आप इसको इस तरह भी समझे कि सपोज करते हैं ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है, जो मॉलिक्यूल इसको टच करेगा वो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमने टेम्परेचर दिया और बहुत सारे मॉलिक्यूल इस एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच गए, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। मैं आपको इस तरह समझाता हूं। ये एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है। किस तरह, आपने 4 बच्चों को खड़ा किया हुआ है। ठीक है, 4 बच्चे मतलब ये है कि 3-3 फुट के, आपने इसको मतलब ये कि 5 फुट पे रखा है। आप उसको कहते हैं कि भाई जो इसको टच करेगा उसको मैं एक चॉकलेट दूंगा। ठीक है, चारों बच्चे जंप लगा रहे, एक बच्चा इसको टच कर पा रहा है, आपके पास चॉकलेट 3 है, बच्चे 4 है, एक बच्चे ने इसको टच किया, आपने एक चॉकलेट दे दिया। अब आप चाहते कि मैं ये बाकी 2 चॉकलेट भी इनमें डिस्ट्रीब्यूट करूं, लेकिन आपका वो बाकी बच्चे पहुंच नहीं रहे। ठीक है, अब नीचे से उसको किसी ने पुश किया थोड़ा सा, या आपने मतलब नीचे कोई चीज रखी है, अब उन बाकी 3 बच्चों में से 2 बच्चे यहां तक पहुंच गए। वो नीचे जो पुश है ये बेसिकली टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से इन बच्चों ने एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को टच किया और आपने बाकी भी 2 चॉकलेट दिए। इसी तरह कोई भी मॉलिक्यूल तब बॉन्ड बनाएगा जब वो यहां तक पहुंचेगा। आपने यहां से नीचे से थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब पहले 10 में से 5 मॉलिक्यूल यहां तक पहुंच रहे हैं, अब 10 में से 7 मॉलिक्यूल पहुंच रहे हैं, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी के लिए आर्हेनियस ने एक इक्वेशन डिराइव किया है, उसको हम कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन में हम ये बात करते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये बेसिकली एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं कि आर्हेनियस इक्वेशन, या इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, इस जगह को यहां पे हम अपने लिए स्पेस बना लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। तो मैं आपको आर्हेनियस इक्वेशन यहां पे समझा देता हूं। इसको आप हेडिंग दे दें कि आर्हेनियस इक्वेशन, ये बड़ा अहम भी है, मतलब ये कि आपके पेपर में भी आ सकता है आर्हेनियस इक्वेशन। अब आर्हेनियस इक्वेशन हमारे पास किस चीज के बराबर है, तो ये हमारे पास बराबर है K इज इक्वल टू A, K इज इक्वल टू A स्मॉल e माइनस E A बाई RT, ये इसके बराबर है। अब मैंने आपसे कहा है कि ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, किसके दरमियान, तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, इन तीनों के दरमियान। ठीक है, जहां पे R हमारे पास जर्नल गैस कांस्टेंट है, सबको पता है, आइडियल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है एक फैक्टर जो कि डिपेंड करता है किस पे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। क्या डिपेंड करता है, A हमारे पास डिपेंड ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, तो ये हमारे पास बेसिकली आ गया है आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये आपके लिए जरूरी है। अब हम मूव करते हैं द लास्ट फैक्टर जो कि हमारे पास है, कौन सा, कैटलिस्ट का। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रोल, तो कैटलिस्ट को आप सुनते आए हैं अभी तक कि कैटलिस्ट हमारे पास क्या होता है। कैटलिस्ट बेसिकली आपके पास वो स्पीशीज है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। क्या करता है, स्पीड अप, लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। सो हम 6th फैक्टर हमारे पास है कैटलिस्ट, ये लास्ट पॉइंट है इसका। तो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिसिस। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिसिस। अब मैं फिर दोहराता हूं कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिसिस। ठीक है, तो ये तो कैटलिस्ट का रोल। अब कैटलिस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो मैं जाके फिर कैटलिस्ट में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हमारे पास होते हैं कि जो कि कैटलिस्ट के बगैर नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है कि 2H2 प्लस O2, ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, लेकिन अगर हम यहां पे प्लैटिनम डालें तो ये एक फास्ट रिएक्शन है। क्या है, फास्ट रिएक्शन है। और वी कैन से के डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट, ठीक है, 2KClO3, ये एक स्लो प्रोसेस है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट डालें, कैटलिस्ट क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड, इसको हम डालें तो ये हमारे पास
एक फास्ट रिएक्शन बन जाता है। क्या? फास्ट रिएक्शन 3O2। सिमिलरली अगर हम बात करें कि HCl का, HCl और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, लेकिन स्लो रिएक्शन होता है। अगर हम देखिए हमारे पास अगर हम HCl और ऑक्सीजन का 4HCl + O2 ये एक स्लो रिएक्शन है, लेकिन हम CuCl2 डालें, कॉपर क्लोराइड अगर हम डालें तो ये हमारे पास एक फास्ट रिएक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? फास्ट रिएक्शन बन जाता है। अब ये तो सिंपल है, आपको पता है कैटलिस्ट का। बेसिकली कैटलिस्ट ये काम करता कैसे है? कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो मैं कैटलिस्ट में इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मैंने जिस तरह से कहा है कि ये हमारे पास एक बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी का, जो इसको टच करेगा वो आपस में बॉन्डिंग करेगा। अब कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? आपको मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि आप ये एक बैरियर है, जो बच्चा इसको टच करेगा उसको आप चॉकलेट देंगे। अब आपने क्या किया? आपने टेम्परेचर का वो नीचे से पुश दिया और मैक्सिमम बच्चे यहां तक पहुंच गए और आपने उसको मतलब कह दिया कि ये हमारे पास बेसिकली हो गया है कि वो टेम्परेचर है। अब कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट इस बैरियर को नीचे लेके आता है। क्या करता है? नीचे लेके आता है। नीचे लेके आने से अब उन 4 में से चारों के बच्चे इसको टच कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स यहां तक नहीं पहुंच सकते इस बैरियर तक, कैटलिस्ट इस बैरियर को यहां पे कर लेता है। अब देखिए पहले यहां पे था, अब यहां पे होगा। ये जो डिफरेंस आया इसकी वजह से लेट्स सपोज 5 आउट ऑफ 10 मॉलिक्यूल इसको टच कर रहे हैं, अब 8 आउट ऑफ 10 मॉलिक्यूल इसको टच कर रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, लिहाजा कैटलिस्ट का काम ये होता है। लेकिन ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम होता है। यहां पे आपने एक बात याद रखनी है, अगर आप इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट डालेंगे तो वो इस बैरियर को और ऊपर कर लेगा, तो आपका रिएक्शन रेट का इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट उसके मुताबिक मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और इसके पूरा मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा कैटलिस्ट बेसिकली ये काम करता कैसे है। ठीक है गाइज, इट वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही अहम है, कंसेप्ट इस पे आपका होना चाहिए। मैंने NMDK या जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके हवाले से भी आपको डेटा दिया है। ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, ठीक है, तो कमेंट्स एरिया में लिखना ना भूलेगा और साथ में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।